हेलो फ्रेंड, मैं दीपाली आप लोगों का प्रगति पथ पर बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो मैं आप लोगों को अपनी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देना चाहती हूँ। वो ये है कि अभी तक अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको एश्योर करती हूँ अगर आप हमारी सभी वीडियोस को फॉलो करोगे, हमारे चैनल को फॉलो करोगे, आप लोगों के 130+ मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज चेंज कर आते हैं। सभी टेट एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। आज की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फीचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मून? मून के जो मून है, मून की जो सतह है उसके बारे में सबसे बेस्ट थिंग या सबसे प्रॉपर ऑप्शन कौन सा है जो उनकी विशेषता बता रहा है? वहाँ पर पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ है। नो वाटर, इनफ एयर, हाई माउंटेन्स। सेकेंड थिंग, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। नो वाटर, डीप क्रेटर्स, हाई माउंटेन्स। हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, इसको बोलते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना। पानी नहीं है, नो एयर, नो ग्रेविटी, नो वाटर। हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह है। ठीक है, नो एयर, नो ग्रेविटी, स्मूथ सरफेस। तो देखिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा या राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। वहाँ पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती नोटिस द फॉलोइंग प्रिकॉशन रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिसीज ऑन अ पोस्टर। ठीक है, तो क्या क्या लिखा होता है? अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाए तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। Do not let water collect around you. Keep water pots, cooler and tanks. Spray oil if water has collected at the same place and use nets to protect yourself. ठीक है, आपको बताना है कि इस पोस्टर पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये कौन सी डिसीज़ के बारे में हम लोगों को बता रहा है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं हमारे ऑप्शंस हैं चेचक और मलेरिया, स्मॉल पॉक्स और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हेजा, टाइफाइड और क्लोरिया, और डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं ये है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के बारे में। मींस जब भी डेंगू या कोई भी ये जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होने वाला होता है ये पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाए वहाँ पे तेल का छिड़काव करना चाहिए, और वैसे तो कोशिश ही करनी चाहिए कि पानी इकट्ठा हमारे आसपास ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटनीय रूप से संबंधित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द वर्ड्स इंटीमेटली रिलेटेड? आपस में जो रिलेटेड है, लो, मलेरिया, अनीमिया, रक्त, आयरन, मलेरिया, अनीमिया, ब्लड, लो, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, आयरन, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। ठीक है, मच्छर, डेंगू, लो, गुड, मच्छर, मॉस्किटो, डेंगू, आयरन, जैगरी, मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, लोह रक्त लोह, मॉस्किटो, मलेरिया, अनीमिया, आयरन। तो आप लोगों को बताना है आपस में रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं। तो आपस में रिलेटेड वर्ड्स हैं आयरन, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। लो, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, इनका आपस में रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंत्य क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द मेजर पर्पस ऑफ पीरियोडिक
पेरेंट टीचर मीटिंग इंटरेक्शन इज़ टू, मीन्स जो हमारे स्कूल में पीटीएम होती है ना, जिसे हम पीटीएम बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो होने का मेन ऑब्जेक्ट, मेन पर्पस क्या है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशंस बनाना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रही डिफरेंट एक्टिविटियों को साझा करना, इंफॉर्मेशंस को, डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथन एंड वीकनेस फॉर रेन इन्फोर्समेंट एंड इम्प्रूवमेंट, डेवलप अ सोशल रिलेशनशिप विद ईच अदर, हाईलाइट ईच अदर्स शॉर्टकमिंग्स एंड शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन गोइंग इवेंट इन द स्कूल। तो बताइए, आप लोग भी पीटीएम में जाते होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो क्या होता है उसमें क्या होता है, हम बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम जाते हैं तो टीचर हमें बताती है कि आपके बच्चे ने ऐसा किया, वो वहाँ पर वीक चल रहा है, आप थोड़ा ध्यान दो। हम भी टीचर्स को बताते हैं कि वो ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहा, या मैम आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो बेसिकली जो हमारा मतलब कहते हैं ना, जिसके चारों तरफ वो पीटीएम घूमती है, वो होता है स्टूडेंट और द बच्चा, जिसके बारे में ही हमें बात करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। While teaching how different foods item can be kept fresh for some times, Radha enumerated the following techniques in her class. उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। पुट इट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन एन ओपन कंटेनर जिसके अंदर कोल्ड वाटर हो। रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, स्प्रेड इट ओपन इन सनशाइन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस एंड कीप इट इन अ डार्क। आपको ये बताना है कि ये कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रही है। लहसुन प्याज के बारे में कर रही है, हरा धनिया के बारे में की, काजू बर्फ़ी के बारे में की, या पके चावल के बारे में की। तो देखिए, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। प्याज और लहसुन को हम काट के नहीं रख सकते ना, छोटे छोटे। हाँ, ये है कि खुले में रख सकते हैं, बट काट के नहीं रख सकते। काजू बर्फ़ी नहीं, ऐसे नहीं होगा, है ना। पके हुए चावल को भी ऐसे नहीं स्टोर किया जाता। तो बेसिकली एक ही बचता है, वो बचता है कोरिएंडर, जिसे हम बोलते हैं हरा धनिया। ओके। कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन, प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कड़े तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? While teaching the topic friction to class 5th student, a teacher gave a number of examples to explain that friction is also useful to us in many ways. Which one of the following examples was quoted by her incorrectly? ठीक है, जो उन्होंने गलत बोला हो। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। पेन की नोक और पेपर के बीच घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड द ग्राउंड। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स ऑलवेज कम बैक टू अस ड्यू टू फ्रिक्शन। अ व्हीकल स्टॉप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। वी आर एबल टू राइड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड द पेपर। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहोगे या सिंपल बताऊं? तो एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाते हैं, कौन सा गलत है ये बोला। हाँ, हम फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊपर फेंकी हुई चीज़ हमेशा नीचे क्यों आती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है ना। तो घर्षण तो नहीं हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो नीचे हमेशा हमारे पास आती है वापस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। All big cities are facing the problem of environmental pollution as a result of a large number of vehicles on the road. The best way an individual in the city can contribute towards environmental protection is by
आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच कराना। Using a public transport system for traveling, avoiding frequent travel outside the home, not keeping a personal vehicle like scooter and cars, getting the engine of personal vehicle checked regularly for environmental safe limits। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें, है ना। व्हीकल्स रखना कोई गलत बात थोड़ा ना होती है, अपने इंजन की नियमित जांच कराना भी गलत बात नहीं होती है। तो राइट क्या होगा, हम कैसे उनको कंट्रीब्यूट करें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। तो आने जाने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करवाता। दत्त कार्य होता है असाइनमेंट्स, ठीक है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। Sameer of class 5th usually does not submit his assignment to the EVS teacher in time. The best corrective measure could be to, तो क्या हो सकता है, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। Stop him from going to the game classes, find out the reason for irregularity and counsel with Sameer. Write a note to parents about his irregularity or bring it to the notice of the principal. एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम। बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते ना, उसको खेलने से ही छोड़ दें कि अगर तुमने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया तो तुम खेलोगे भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेरेंट को बीच में लाना, पहले पता तो कर लो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उनसे बात करना। प्रिंसिपल को क्यों बताना, तो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 कि रीज़न क्या है, हमें रीज़न बताओ आप क्यों सबमिट नहीं कर पा रहे हो। फिर हम उसको, हो सकता है ना कि वो रीज़न हम ही, हो सकता है वो प्रॉब्लम हम ही सॉल्व कर दे, तो हम क्यों जाएं पेरेंट्स के पास या प्रिंसिपल के पास, ठीक है। तो इरेगुलरिटी का रीज़न पता करना और उसको एडवाइस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। While teaching the topic on air is everywhere, a teacher asks the following questions from the student. Is there air in the soil? Is there air inside the water? Is there air inside our body? Is there air inside our bones? ठीक है, शिक्षक शिक्षार्थियों में कौन निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। Which of the following skills is the teacher trying to develop to the learner? चिंतन कौशल, thinking skills, इमोशनल स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, क्लासीफाइंग स्किल। देखिए इमोशनल स्किल तो नहीं कर रहा है, इमोशंस का तो यहाँ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जब कोई सामने चीज़ होगी, कोई रिजल्ट होगा, तभी तो ऑब्जर्व कर पाएगा ना कि हाँ ऐसा हुआ होगा, या ये राइट है या रॉन्ग है। अवलोकन क्लासीफाई तो नहीं कर रहा ना, तो बेस्ट ऑप्शन बेस्ट होगा थर्ड वन, दैट इज़ अवलोकन स्किल, ठीक है। मतलब उसको अवलोकन ही करना है, ऑब्जर्व करना है कि हाँ वेदर देयर इज़ अ एयर और नॉट। सॉरी फॉर दैट, समटाइम ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कन्फ्यूजन थी लिटिल बिट। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। There are 4 below average students in a class. Which one of the following strategies will be most effective to bring them at par with the other students? उन्हें अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय में आए, उन्हें घर पर काम करने के लिए मतलब एक्स्ट्रा वर्क देना, उन्हें अगली पंक्ति में बिठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। Identify their weak area of learning and provide remedial measure accordingly. Ensure that they attend the school regularly. Give them additional assignments to do at home. Make them sit in the front row and supervise their work constantly. देखिए
बच्चे को आगे बिठा के और आप उसके वर्क को वो करते रहोगे तो हमें उसका मतलब ये तो नहीं पता लगेगा ना कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ है, रेमेडी तो नहीं कर पाओगे ना आप उसको। ठीक है, घर के लिए एक्स्ट्रा काम दे के बच्चा और फ्रस्ट्रेट होगा। डेली स्कूल आना, हाँ अच्छी बात है, आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेस्ट थिंग होगी ऑप्शन नंबर 1 कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उनको फिर रेमेडियल मेजरमेंट उनको रेमेडी उसी तरह से प्रोवाइड करना कि ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा, ये करोगे तो ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। इस तरह से मीन्स ये जो भी क्षेत्र हो उसके जहाँ पे उसको इश्यू हो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, डाउट्स क्लियर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने में निम्नलिखित में से आपको एक प्रोसीजर बताना है कि कौन सा तरीका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज करेक्ट वे टू प्रिपेयरिंग अ बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर। डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिज़ाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिज़ाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना, डिज़ाइन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। Preparing the design, writing the question, preparing the marking scheme and matching with the blueprint. Writing and editing the questions, matching with the design, preparing the blueprint, writing the marking schemes. Writing the questions, preparing the blueprint, matching with the design, writing the marking scheme. Preparing a design, preparing a blueprint, writing and editing the question, writing the marking scheme. तो बेस्ट है, सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन पेपर बनाएंगे हमें सबसे पहले तो उसका डिज़ाइन तैयार करना होगा, देन एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा जो एक रफ पेपर पे लिख लेते हैं कि ऐसे 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 होना है। ठीक है, देन प्रश्न लिखना, फिर उसका क्या करेंगे, हम उसका संपादन करेंगे, एडिटिंग द क्वेश्चंस करेंगे, देन हम मार्किंग स्कीम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुशासन बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक उस टॉपिक को समझ लिया। ऐसा होने का रीज़न क्या हो सकता है? The topic depletion of petroleum and coal was taught by section A and class by using multimedia capsule. Multimedia capsule, while the other section B was taught through diagrams draw on the green board. It was found later the students of section A understood the topic to a better extent. This could be due to the reason that बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। मल्टीपल अप्रोच इज क्लोजर टू एवरीडे लाइफ सिचुएशन। मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी इकोनॉमिकल होता है। यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया एड्स इज़ कंपैरेटिवली मोर इकोनॉमिकली। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। ऑडियो विजुअल जो एड्स होती हैं एंगेज ऑल द सेंस ऑफ द बेटर रिटेंशन। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। ग्रीन बोर्ड इज़ नॉट अ गुड विजुअल एड्स। तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि ग्रीन बोर्ड एक अच्छी सामग्री नहीं है। दूसरा, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। नो, इस तरह का भी नहीं है। इकोनॉमिकल है, ऐसा भी नहीं है। बात ये होती है जब हम बच्चों को कोई भी विजुअल कोई चीज़ दिखाते हैं तो उनकी आइज़ उनके ईयर्स जो वो सुन पा रहे हैं, जो वो देख पा रहे हैं, मीन्स उनके सारे सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं उस टाइम पे। इस वजह से वो अच्छे से समझ पाए उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को In order to introduce the topic on nutrition in class more effectively, a teacher should विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। Ask the student to open their tiffin box, see the contents followed by the teacher's explanation. पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए, मीन्स उनको एग्जाम्पल देने चाहिए डिफरेंट फूड जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो। ठीक है, शाम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन द ब्लैक बोर्ड। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। शो द मॉडल ऑफ ह्यूमन डेंचर।
तो राइट वन है, आस्क द स्टूडेंट टू ओपन दियर टिफ़िन बॉक्स, सी द कंटेंट्स, फॉलो बाय द टीचर एक्सप्लेनेशन। जो अपने घर से टिफ़िन लाए हैं उनको खोलो, देन उनमें जो मटेरियल लगा है उनको देखो, एंड देन जो टीचर एक्सप्लेन करेगा उसको समझो। ओके। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईज हैं। अंकुरन के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। Engage, explore, explain, elaborate, and go evaluate are the 5 important E's in relation to effective teaching of science. To provide practical experiences to the student related to the concept of necessary condition for germination, a science teacher asks them to do the following activities. कौन सी एक्टिविटी उन्होंने बोला जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको रात भर पानी में रखो, उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें, 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा इस गतिविधि में कौन से ईज को यूज़ नहीं किया गया है? ठीक है। सॉक सीड्स ओवरनाइट एंड कीप दीज इज अ वेट कॉटन क्लोथ्स इन अ वेट कॉटन क्लोथ्स, ऑब्जर्व द सीड्स आफ्टर 2 days एंड रिकॉर्ड द चेंजेस, रीड द बुक्स एंड अटेम्प्ट्स द गिवन वर्कशीट। Which of the 5 E's given above are not being covered in this activity by the teacher? तो टीचर ने क्या मतलब नहीं किया, बच्चों से एंगेज नहीं हुई है वो, एंड देन उसने एक्सप्लोर भी नहीं किया, क्योंकि वो खुद ही रिकॉर्ड देख रहे हैं बच्चे कि उनमें क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। आफ्टर हैविंग बीन taught about the rich flora fauna in India, the student of primary class were taken to Ranthambore National Park by the school. This would help the students to किस चीज़ में हेल्प करेगा? कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों को विकास करने, कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, डेवलप्ड स्किल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भारी भ्रमण में दोस्तों के साथ मज़ा लेने, हैव फन एंड एंजॉय विद फ्रेंड्स ऑन एन आउटडोर ट्रिप, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, डेवलप रिस्पेक्ट फॉर नेचर। तो बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज ये आपने पढ़ा भी है, एनसीएफ भी बोलता है कि स्टडी को वास्तविक जीवन से रिलेट करो। ठीक है। तो ये था आज के लिए। ये 15 क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एश्योर यू इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ बोल रही हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारी सभी पुरानी वीडियोस देखें, अभी तक जितनी हुई है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए फॉलो एंड टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।